यस फ्रेंड्स, दोस्तों, अब मैं ये हिंदी वर्जन ले रहा हूँ जिसका भारत और चाइना युद्ध का। ठीक है, ये है 1962 अक्टूबर 1962 20 अक्टूबर 1962 का जो चाइना युद्ध हुआ था, चाइना और भारत का युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर। उसका ज्योतिषी आकलन कैसे करते हैं, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजिकल verification or discussion regarding the planetary conjunctions on that particular day। उस दिन का जो ज्योतिषीय विवरण है, यानी क्या प्लैनेट्स का उस समय कंजक्शन था या ट्रांजिट था, इसे ग्रहचर बोलते हैं, गोचर जो वर्ड है। अब इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि बहुत सारे जो हमारे ज्योतिषी शास्त्र हैं उनके बारे में अब जब हम देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे वैदिक जितने ग्रंथ हैं और वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स मीन्स ग्रंथ, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उन सब के अंदर ही मोस्ट ऑफ दैम एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में उनमें जरूर डिस्कशन किया गया है। खगोल शास्त्र के बारे में और ज्योतिष विद्या के बारे में जरूर उनमें हमेशा डिस्कशन आता है। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैंने देखा है महाभारत में भी है, रामायण में भी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी तो बहुत ज़्यादा विवरण देते हैं इसका। वो कहते हैं कि राम का जन्म कब होता है, शुक्ल पक्ष होता है, दोपहर का टाइम होता है, अभिजीत नक्षत्र होता है, वगैरह वगैरह, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी हर ग्रंथ के अंदर शास्त्रीय जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उन सब के अंदर ज्योतिष से रिलेटेड आपको कुछ न कुछ पॉइंट मिल जाता है। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इवन ऋग्वेद भी डिस्कस करता है। ऋग्वेद में भी ये कहा गया है कि चंद्रमा को समय का मेजरमेंट माना गया है। मीन्स टाइम का जो मेजरमेंट है, टाइम को हम मापन करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, वो चंद्रमा को देख के निकालते हैं, ऐसा ऋग्वेद कहता है। उसका जो श्लोक नंबर है, चैप्टर नंबर है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपको। और ये 100% ट्रू है क्योंकि हमने उसको देखा हुआ है। ठीक है, तो मून को मेजरमेंट का आधार मान करके और मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट मान करके ये बात उसमें ऋग्वेद में कहा गया। यजुर्वेद में और स्प्रिंग के बारे में उसमें कहा गया कि स्प्रिंग जो बसंत ऋतु होती है पूरे साल का एक अच्छा सा फेस्टिव टाइप का टाइम होता है, बहुत अच्छा पीरियड होता है। वो जो बसंत ऋतु है वो बहुत अच्छी होती है। ऋतुओं के बारे में काफ़ी डिस्कस किया गया है ना। तो और जितने भी आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद आदि हैं, उन सब में जहाँ तक आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में मिल जाएगा। इससे ये साबित होता है। और जो क्योंकि वेदों को तो हमने सबसे पहले माना हुआ है कि वो हमारे जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन हैं, संसार की मानवीय सभ्यता हैं, उन सब में वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ है जिसके अंदर मनुष्यता के बारे में और मानवों के बारे में डिस्कशन किया गया है ना, किस तरह से उनको रहना चाहिए। ओल्डेस्ट ग्रंथ है, सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर माना जाता है, सबसे पुराने से पुराना ग्रंथ है। तो ये संसार का सबसे बड़ा, इसका मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ये माना जाता है। ये पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब ये प्रूफ होता है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप और देखिए मेरा जो इंग्लिश वर्जन उसमें देखिए, उसमें भी डिस्कस किया हुआ है कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम के पहले है ना, शिलोंग जो सिनौली और सनौली एक गांव है जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट में आता है, बागपत जनपद में आता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मेरठ के आसपास, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट मोस्टली दिल्ली के आसपास ही है। तो उसके अंदर एक गांव के नीचे 3 मीटर से लेकर के लगभग 9 मीटर के बीच में अंदर अर्थ के अंदर एक्सकेवेशन किया गया है ना। खगोली जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये सब डिस्कशन किया गया। तो उसके नीचे काफ़ी एक पैलेस नुमा किसी का ग्रेव यार्ड निकला हुआ है जिसमें उनको समाधि दी गई है। वो ऐसा लगता है वो कोई राजशाही परिवार था या राजा थे कोई या युवराज थे, जो भी थे, उनकी वहाँ पर समाधि दी गई है। ज्वेलरी मिलती है, सोने की गोल्ड ज्वेलरी मिलती है, तांबे के बर्तन मिलते हैं, तांबे को पिघलाने का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। यानी इतना एडवांस टाइप का जो वो है सिविलाइजेशन से वो उसके वहाँ से उनको मिलते हैं। उसका जो टाइम पीरियड निकाला गया है वो 3000 से लेकर 4-5 हज़ार साल का पुराना है ना पीरियड है, आज से लेके। इसका मतलब 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी जो हम बताते हैं कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन उससे पुरानी भी है। उस टाइम का वो जो इतना बड़ा ग्रेवयार्ड, इतना डेवलप्ड ग्रेवयार्ड मिला है जो बहुत अच्छा पैलेस नुमा है।
जैसे कोई महल बना हुआ है, महल के टाइप से उसको दफनाया गया, पूरा ज्वेलरी के साथ में गोल्डन ज्वेलरी मिली है और काफ़ी बर्तन मिले हैं, जो चीज़ें रखी जाती हैं पूजा पाठ के टाइम पर, वो सब वहाँ पर मिली हैं। इसका मतलब ये साबित होता है कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र जो हस्तिनापुर वगैरह था वो एरिया, इसी मतलब महाभारत से पहले का टाइम है वो, या महाभारत के आसपास का टाइम है। ये अभी पूरा मेजरमेंट चल रहा है वहाँ पर, और पूरा एक्सक्यूशन डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको देख रखा है उसमें। तो इससे साबित होता है, जबकि जो इम्प्रेस, अब जैसे मैं कहता हूँ हमेशा जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स, अब ये डेट तो हमें मालूम है भाई 1962 में हुआ था, ये रिसेंटली इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद का युद्ध हुआ ये चाइना और इंडिया का, ठीक है, इंडो चाइना वॉर 1962 में जब हुआ था, क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशंस हैं, एस्ट्रोलॉजिकल क्या सिचुएशंस थी उस समय, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। अब ये जो डेट का जो वो है मेजरमेंट, अब डेट के मेजरमेंट के बारे में बहुत सारे जितने भी ऐतिहासिक हैं, यानी जितने भी हिस्टोरियंस हैं, और हिस्टोरियंस डिफरेंट टाइप के हिस्टोरियंस इंडिया में, मोस्टली हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जितने भी I mean the persons who are knowing history or understanding history, they have divided the whole historical people or historians in 3 categories. वो 3 कैटेगरी में हैं उनकी। पहला होते हैं imperialistic historians। imperialistic historians जो ब्रिटिश राज जब चलता था, ब्रिटिश राज और उससे पहले मुगल राज जो भी था, मुगल्स थे और ब्रिटिशर थे, उनके टाइम पर जितने भी उनको यूलोगाइज करते थे, साइकोलॉजिकली उनकी तरफ टेंडेड थे, उनकी कल्चर को, उनके राज्य को अच्छा समझते थे, अभी भी कुछ समझते हैं हिस्टोरियन, तो वो उन्हें कहते थे इम्पेरियलिस्टिक टाइप ऑफ, यानी शासकीय प्रणाली को एप्रिशिएट करने वाले, राजाओं की तरफ टेंडिंग, इनका माइंड था, माइंड टेंडिंग टुवर्ड्स द किंग्स और ओके द रूलर्स, तो उनको अप्रिशिएट करने वाले, उनके अकॉर्डिंग जो भी वो कहते हैं उसके हिसाब से लिखने वाले ऐसे हिस्टोरियन थे, जिन्होंने पूरा इंडियन कल्चर को एकदम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के टाइप से दिखाया कि इंडियन कल्चर एकदम इन्फीरियर है। इवन जैसे मैक्स मुलर, जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था कि वो पहले संस्कृत पढ़ते, संस्कृत उन्होंने पढ़ा स्टार्टिंग में, और संस्कृत को पढ़ने वाला एक आदमी अगर आप कहें, एक फॉरेनर आकर के संस्कृत पढ़ता है, उसको जो ओरिजिनली हाउ द मीनिंग हैज बीन टेकन, है ना, उस मीनिंग को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो एबोरिजिनल जो पीपल हैं, जो ओरिएंटल पीपल हैं, जो नेटिव पीपल हैं, उन्हीं को समझना अच्छा आता है संस्कृत की लैंग्वेज। और कोई फॉरेनर आकर के, और पहले स्टार्टिंग में, आई मीन इन दोज डेज आकर के वो संस्कृत समझता है, संस्कृत को पढ़ने के बाद में फिर ट्रांसलेट करता है वेदास को, और उन्होंने जो वेदास के बारे में कहा हुआ है वो तो नाउ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। वो कहते हैं कि पूरा ये सैवेज टाइप की कल्चर है, savageous culture, I mean those people have not this kind of attitudes or this and that, वो ये कहते हैं। उसको उन्होंने काफ़ी इन्फीरियरिटी टाइप की दिखाई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब दिखाया कि इन्फीरियर सिविलाइजेशन है, सबसे गई भी थी सिविलाइजेशन है, बट नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड दैट जस्ट लाइक वेदास, no other scriptures has been found in the all over the world. That kind of culture, that kind of civilization, that kind of attitudes towards the other religions, other dharmas, other things, or towards nature, प्रकृति के साथ में जो रिलेशनशिप दिखाया गया वेदास के अंदर, और पूरा ह्यूमन कल्चर को समझाया गया, दैट काइंड ऑफ थ्योरी, साइंटिफिक व्यू इज नेवर फाउंड और इज नो वेयर फाउंड। ठीक है, उसके अंदर जो इक्वलिटी है, जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, इंडियन वैदिक शास्त्र ये कहते हैं, भाई जो आपको साइंटिफिकली प्रूव सही लगता है, या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये लॉजिकली सही है, इससे लॉजिक निकलती है, या आप समझ सकते हैं कि हमारी जो आत्मा है, या हमारा जो माइंड है, वो इसको जवाब देता है, हाँ ये सही बात है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लॉजिकली तर्क के अंदर जो युक्त है, तर्क युक्त है, जो तर्क पर साबित हो सकता है ना, जो कुतर्क में नहीं आता, जो तर्क युक्त है, जिसमें युक्त है, युक्त मीन्स कंसिस्टेंट चीज़ है, जो लॉजिकली प्रूव हो सकती है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। बाकी चीज़ जो युक्तिपूर्ण नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, या जिसके अंदर लॉजिक नहीं है, तर्क से आप उसको साबित नहीं कर सकते, साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कर सकते, वैज्ञानिकली तरीके से उसको स्टैंडर्ड वे में नहीं आप डिफाइन कर सकते, तो उसको आप एक्सेप्ट मत करिए। ये हमारी इंडियन कल्चर और वैदिक कल्चर है। वैदिक जो डेफिनेशन है धर्म की, और उसकी एकदम विविड, वाइड, नो अदर रिलीजन इन द वर्ल्ड, नो अदर any civilization in the world has challenged up to now Vedic culture।
वो उन लोगों ने जो इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन होते थे उन्होंने इस चीज़ को इन्फीरियर दिखाया, सबसे ज़्यादा हेय दृष्टि से देखा, और उन्होंने कोशिश किया कि दे आर द सुपीरियर पीपल, दे आर द सुपीरियर पीपल, दे आर ओनली द पीपल हु आर बोर्न जस्ट टू रूल, राइट। वो अपने को राज्य करने के लिए वो पैदा हुए हैं और ये लोग तो वैसे ही, ऐसा सोच के उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया। बट वो अच्छा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो डेटिंग की, जो डेट्स बता दी हैं, उन्होंने बताया ईसा से जस्ट 500 ईयर्स पहले, 600 ईयर्स बिफोर राम और कृष्ण होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये जो अभी जो प्रूफ मिलते हैं, अब देखिए पैलेशियल जो चीज़ मिली है सिनोली गांव के अंदर और बागपत डिस्ट्रिक्ट में, वो साबित करता है कि महाभारत का जो पीरियड है, हम लोग जैसे अभी प्लानिटरी जो कंजक्शन दिखा रहे हैं, इसके हिसाब से आप बैकवर्ड्स जाते हैं, डेट की हम डेटिंग करते हैं या टाइम निकालते हैं, तो वो 3200 BC ईसा से भी 3200 साल पहले का टाइम जाता है, यानी आज से लगभग 6000 ईयर्स बैक महाभारत का पीरियड, तब जब युधिष्ठिर का वो चलता है, युधिष्ठिर एरा बोलते हैं उसको, युधिष्ठिर ने जब राज्य स्टार्ट किया महाभारत का युद्ध के बाद में, उस समय का जो पीरियड निकलता है वो लगभग 3200 साल पहले, ईसा से भी 3200 साल पहले, आज से लगभग 5200 ईयर्स बैक, है ना। आज 2020 है और 20 प्लस 200 और ऑलरेडी मीन्स 3200 ईसा से 32 साल पहले, और ये 2020 लगभग। तो आप देख सकते हैं कि 5200 और 300 ईयर्स बैक युधिष्ठिर का एरा आता है। युधिष्ठिर ने जब रूल किया, स्टार्ट किया रूल, है ना, हस्तिनापुर के ऊपर युद्ध के बाद में, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में, तो वो पीरियड आता है। अब इसको डिस्कशन करके आप, अब जब लॉजिकली आप प्रूव करते हैं, या जो एक्सकेवेशंस में फॉसिल्स जो वो मिलते हैं, अवशेष जो मिले हुए हैं, है ना, खंडर जो मिलते हैं या जो भी मिलता है, अब जैसे द्वारका में एक्सकेवेशन किया गया, द्वारका जो ओशन है ना, उसके अंदर जो भी फाइंडिंग्स निकली हैं, किलों के जो कंगूरे निकले हैं, जो चीज़ें निकली हैं, फोर्ट्रेस और किले के जो अवशेष निकले हैं नीचे से, उसका तो 10,000 ईयर्स बैक का पीरियड मिलता है। 10,000 ईयर्स बैक, यानी इसका मतलब आज से 10,000 ईयर्स बैक का जितने भी अवशेष मिलते हैं वो तब की डेटिंग करते हैं, जो द्वारका ओशन में गुजरात में मिलता है, जहाँ लॉर्ड कृष्णा बाद में जाते हैं। बर्थ उनका मथुरा वृंदावन में होता है, मथुरा में होता है, और मथुरा के बाद में वो डिपार्ट करते हैं, वहाँ द्वारका में जाके रहते हैं। द्वारका में रहते हैं तो द्वारका में जो बाद में वो समुद्र के अंदर द्वारका पूरा डूब जाता है, और जो फोर्ट्रेस वगैरह किले वगैरह बने थे, उनके जो कंगूरे नीचे से निकलते हैं, उनकी जो डेटिंग है वो 10,000 ईयर्स बैक मिलती है। अब इससे आप देखिए कि किस तरह से उन लोगों ने, जो इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन हैं और थे उस समय, मैक्स मुलर एटसेट्रा, और बाकी लोग भी काफ़ी अभी भी लोग उस चीज़ से ग्रसित हैं। अभी वो समझते हैं कि ब्रिटिश रूल सबसे बेस्ट था, ब्रिटिशर्स ने हमें ये सिखाया, वो सिखाया, ये सब किया दिया। लेकिन अब जब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद में जो उनकी कल्चर है वो टोटली डिफरेंट लगती है, आई मीन इन्फीरियर लगती है। हमारा जो रूलिंग है, जो पीरियड है, जो चीज़ें हैं, वो किंग टाइप की चीज़ें मिलती हैं, पैलेसेस, माया महल, ये सब चीज़ें, और इस टाइप की वो, है ना, 64 टाइप की कला है, 64 प्रकार की कलाओं से हम भूषित, जितने भी डिफरेंट टाइप्स की वो हैं चीज़ें। और ये कहा गया कि जो आदमी कला और उससे विहीन होता है ना, किससे, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात नर पशुपुत्र विषाणहीन, बिना पूंछ और उसका सींग का पशु होता है ऐसा आदमी जो साहित्य संगीत, लिटरेचर, संगीत और कला और जितनी भी कला हैं उनसे विहीन है अगर कोई मनुष्य, तो वो साक्षात पशु के समान होता है, और बिना पशु और बिना सींग का पशु होता है ना। इस टाइप की कल्पना की जाती थी, यानी इस तरह से लिटरेचर पढ़ते थे लोग, और मोस्टली सभी एजुकेटेड होते थे। आश्रम में जाके 25 साल तक वहीं रहते थे, पूरी तरह से डिवोटेड टुवर्ड्स स्टडीज़। और ये जो हमारा आश्रम कल्चर था वैदिक उसमें टाइम पर, तो वो जो स्टडी करते थे तब उनको वेदास की अभी तक ऋचाएँ याद थी, और उसको, क्योंकि अभी प्रिंटिंग तो बाद में आती है, और वो सबको लर्न करके शिष्य सीखते थे गुरु से, फर्दर शिष्य वो गुरु बन जाते थे, गुरु फिर फर्दर शिष्य को सिखाते और लर्न करते हुए एक एक श्लोक को महाभारत का और उसका वेदास के जितने भी हैं वो सभी बाद में उनको प्रिंट किया गया है ना। इसको लर्न करते हुए इतने टाइम से पहले से, हाउ दे कुड रिमेंबर, इसका मतलब डिसिप्लिन था, ये वॉज ए डिसिप्लिन टू लर्न द थिंग्स। उस डिसिप्लिन के अंदर जब चीज़ें ऐसे रहते थे, अब उन चीज़ को अगर कोई इम्पीरियलिस्टिक टाइप का हिस्टोरियन डिफाइन करेगा तो नेचुरली वो उस चीज़ को इन्फीरियर साबित करेगा, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करेगा। एवरीबडी ट्राइज टू बी स्मार्टर, तो वो भी अपने को स्मार्टर प्रूव करने की कोशिश करता था,
करते थे जितने भी लोग थे। तो जो इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन होते थे वो इंडियन कल्चर को इन्फीरियर साबित करने में लगे रहे, और अभी भी उन्होंने जो हिस्ट्री में जो भी लिखा हुआ है टोटली फॉल्स एंड नॉट रिलेटेड टू द डेटा। नाउ डेटाज आर कनेक्टेड। वो कहते हैं सरस्वती रिवर नहीं होती है, सब माइथोलॉजी है ना। रामायण और महाभारत ये सभी जितने भी लिखे गए सब मिथ है। मिथ मीन्स जिनका कोई अवशेष नहीं है, कोई उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, सब मिथ माइथोलॉजी है। बट माइथोलॉजी नहीं, सभी प्रूफ नीचे निकलते हैं। महाभारत का टाइम का पूरा जितने भी चीज़ें हैं वो सभी अभी भी निकलती हैं, कुछ क्षेत्र में भी निकलती है, यहाँ भी निकलती है। हस्तिनापुर में अभी जैसे पाकपत में जो निकला है वो भी है, और जितनी भी चीज़ें अभी निकलती हैं हर जगह उसके एग्जिस्टेंस के प्रूफ हैं। और महाभारत को जब आप पढ़ते हैं तो एवरीथिंग इज जस्ट डिफाइंड, जैसे कि एक एक चीज़ आपके सामने आ जाती है, पूरी इंडिया को डिफाइन करते हैं। महर्षि वेद व्यास को पूरा जैसे लगता है कि एक एक चीज़ को वो पूरा महाभारत जैसे पूरा इंडिया का एक एक कण कण को जानते थे वो। इन दैट वे ही हैज़ डिफाइंड दैट, वो पूरा उन्होंने विवरण दिया हुआ है। उसको पढ़ने के बाद में अगर आप सब सोचते हैं कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो वो सब लोग या तो उनका माइंड अलग है, वो दे आर गोइंग टू जस्ट शो दैट दे आर सुपीरियर, और दे आर गोइंग टू जस्ट शो दैट दे आर द इन्फीरियर पीपल। लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ उनके अंदर है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई ऐसी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। इतने टाइप के ग्रंथ हैं, वेदास, पुराणास, उपनिषदास है ना। उसके बाद में ब्राह्मण्स ग्रंथास, 150 उपनिषदास जो होते थे वो, और जितने भी वो हैं वेदांग। और इसको ज्योतिष को भी वेदांग माना गया। 6th पार्ट है वेदों का, 6th ज्योतिष। ज्योति मीन्स लाइट, और ज्योतिष ईश्वर की लाइट मीन्स विजडम। ज्योतिषी विजडम मीन्स इसे कहते हैं पराविद्या, और पराविज्ञान विच इज बियॉन्ड द सेंसेस दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए इसको पराविज्ञान ज्योतिष के टाइप से। और अभी भी अब नाउ द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कुछ अमेरिकन राइटर्स हैं, उन्होंने कहा हुआ कि ज्योतिष इज द 100% टू साइंस। दे से इट इज साइंस, बट वी कंसीडर इट साइंस प्लस आर्ट, बिकॉज आर्ट इज मीन्स डिफाइनिंग द थिंग्स। Understanding astronomically, it is science undoubtedly. Astrology is science based on astronomy, because astronomical calculations, longitude, latitudes are 100% true. तो हम कह सकते हैं कि साइंस है based on astronomy. But interpretation varies from person to person. उसकी आप जब फैमिली स्टैंडर्ड को देखते हैं उसके हिसाब से आप जैसे किसी का मैरिज लेट होती है, तो मैरिज लेट का जो हिस्ट्री है किसी फैमिली में, किसी का लेट पीरियड 16 प्लस हो जाता है, किसी का 20 प्लस होता है, किसी का 30 प्लस होता है। किसी के फैमिली स्टैंडर्ड में मैरिज लेट होती है मोस्टली, तो सभी का लेट होता है, और उनका लेट होने का स्टैंडर्ड अलग है, एज पीरियड अलग है ना। इस टाइप से हर चीज़ का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो इंटरप्रिटेशन कहते हैं वो समय काल और उसके हिसाब से, भूगोल के हिसाब से, जो आप जिस एरिया को बिलोंग करते हैं उस एरिया के हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन और किसी चीज़ का अनुमान लगा करके इंटरप्रेट करना, और उसका और जो एस्ट्रोनॉमिकली चीज़ है वो 100% ट्रू साइंस है, वो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट जस्ट से दैट दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड, बट एस्ट्रोनॉमिकली एंड दिस ट्रांजिट जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रहचर। ग्रहचर मीन्स ग्रहों का मूवमेंट्स, प्लानिटरी मूवमेंट्स, इसको आजकल गोचर कहते हैं, बट गोचर वर्ड इज टेकन फ्रॉम संस्कृत वर्ड विच इज नोन एज ग्रहचर। ग्रहचर के बारे में मोस्टली पाणिनि ऋषि कहते हैं। पाणिनि ऋषि ने अष्टाध्यायी जो उन्होंने लिखी है संस्कृत का व्याकरण है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिफाइन की हुई है। हर चीज़ के बारे में, वेदर्स के बारे में, सीजन्स के बारे में, मंथ्स के बारे में डिफाइन किया, और उन्होंने इसके बारे में भी कहा हुआ है। तो इस तरह से अब मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किन किन ग्रंथ के अंदर, इवन फ्रॉम द ओल्डेस्ट वन, ऋग्वेदा में क्या है, यजुर्वेदा में क्या कहा गया, अथर्ववेदा में क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ब्राह्मण जितने ग्रंथ हैं उनमें क्या है, और उपनिषदास हैं, तो उन सब में क्या क्या मिलता है। तो सब इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने बाद में ये कोशिश किया, जो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें पहले ग्रीक से स्टार्ट होती हैं, but no, Greeks when came to India, they took all these things to Greek, and after that they were claiming that they are originated from there. No, लेकिन अब ये प्रूफ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर वो कुछ ऐसा प्रूफ देते हैं कि देखिए ये हिंदुस्तान में ऐसा कहा गया है, और
इंडिया में ये कहा जाता है कि ऐसा श्लोक है कि जो म्लेच्छ लोग आते हैं, म्लेच्छ और यवनाज को म्लेच्छ कहा गया है। पहले जो पुराने फॉरेनर्स वगैरह आते थे संस्कृत में उनको कहा गया म्लेच्छ और यवनाज। तो यवन लोग जो भी आते हैं अगर वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनका भी आप सम्मान करिए, सेज लाइक उनका ट्रीट करिए। सेज लाइक मीन्स संतों की तरह उनका व्यवहार करिए। इस चीज़ को लेकर के वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें, क्योंकि हम संत इसलिए थे क्योंकि हम जानते थे पहले से, ऐसा वो ग्रीक लोग कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर हमेशा कहती है कि कंसीडर योर गेस्ट एज, और मेहमानों का स्वागत करिए, हूसोएवर कम्स टू यू एंड रेस्पेक्ट देम जस्ट लाइक योर ओन फैमिली मेम्बर। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी अर्थ को ही कुटुंब की तरह मानते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने रॉन्गली इंटरप्रेट किया ग्रीक लोगों ने। वो कहते हैं क्योंकि इंडियन श्लोक्स में कहा गया है कि ग्रीक लोग बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी को, इसलिए उनको आप सेज की तरह, साधु की तरह ट्रीट करिए। सेज मतलब साधु सन्यासी की तरह उनके साथ व्यवहार करिए। लेकिन इस चीज़ों को लेकर के they were saying that because we were knowing everything or we were knowing astronomy or astrology, because of that we are the inventors of astronomical things। लेकिन ऐसा नहीं, बाद में ये प्रूफ होता है कि ये चीज़ें हमारे इंडिया से गई। तो एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी चीज़ें वेदास से लेकर के अभी तक मीन्स 10,000 ईयर्स बैक और 5,000 ईयर्स बैक, उस टाइम से लेकर के तब से लेकर अभी तक एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। हर चीज़ में जहाँ भी आप कोई भी ग्रंथ देखोगे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाती है। और जैसे मैंने आपको उससे पहले अभी जो पे वो था प्रेडिक्शन नंबर 6, उसमें आपको मैं डिस्कस किया हुआ कि हमने पूरा महाभारत के बारे में बताया कि भीष्म पर्व में महर्षि वेद व्यास, उसको धृतराष्ट्र को बोलते हैं, जो अंधे राजा थे उनको कहते हैं धृतराष्ट्र को, उनके पिताजी को, कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसी ये प्लानिटरी कंडीशंस हैं, इस समय प्लानट ये और ये इस नक्षत्र में है। इस नक्षत्रों के बारे में पूरा डिस्कस किया गया, कौन कौन ग्रह किस किस में, पूरा वो डिस्कस किया होगा। आप 6th मेरा वो देखिए, मैंने आपको डिक्टेट किया था महाभारत से नोट करके कि आप ये चीज़ें कहा गई हैं। पूरा मैंने आपको हॉरोस्कोप भी दिखाया था बना करके, कहाँ प्लानिटरी कंजक्शन था महाभारत के टाइम पर, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होता है। आप वो बड़ी गौर से देखिए एक ही चीज़ को। अब जब इन प्लानिटरी कंडीशंस को और कंजक्शंस को हम जब पीछे ले जाके देखते हैं कौन सी ईयर जाती है, तो नेचुरली 3,200 ईयर्स बैक जाते हैं, तब जाके ये प्लानिटरी कंजक्शंस आते हैं। इसको काफ़ी लोगों ने इसको पूरा प्रूव किया हुआ है, हम लोग भी जानते हैं समझते हैं। क्योंकि अब जो इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन, जैसे मैंने बताया 3 टाइप के हिस्टोरियंस होते हैं। एक इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस जो मोस्टली इंडियन कल्चर को इन्फीरियर साबित करने में लगे रहे, जो कि उनके ब्रिटिशर्स के गुलाम थे या मुगल जो भी आए उनको सुपीरियर दिखाते रहे। वो कहते हैं कि अरबियन कल्चर बड़ी अच्छी होती थी, ऐसा होता था। लेकिन अरबियन लेटर्स जो हमारा जितना मैथमेटिकल चीज़ हैं सभी अरबिया में गए पहले, क्योंकि पहले बिजनेस चलता था इंडिया से और अरबियन कंट्रीज में, अरबिया से यूरोपियन कंट्रीज में गया। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया मैथमेटिकल जितने वो हैं डिजिट्स लेटर्स, वो सभी इंडिया से गए। इंडिया से वहाँ क्योंकि बिजनेस होता था, बिजनेस में जितना भी लेन देन होता था तो बिजनेस के थ्रू और बिजनेसमैन के थ्रू पूरा इंडियन जो जितना भी लेन देन का हिसाब होता था मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकल लेटर्स सबसे पहले अरबिया में गए। इंडिया से अरबिया से यूरोपियन कंट्रीज में गए, तो यूरोपियन कंट्री कहते हैं ये अरबियन लेटर्स हैं, है ना। लेकिन वो अरबियन लेटर्स नहीं है, अब वो प्रूफ हुआ है कि दे आर द इंडियन लेटर्स और हिंदू लेटर्स। जैसे इंडिया से पूरा जितने लेटर्स हैं पूरा 1 to 10, और 0 का इन्वेंशन तो इंडिया में हुआ। आप ये समझते हैं इंडिया में ही ये 1 से लेकर 10 तक 9 तक जितने लेटर्स थे इनका इन्वेंशन भी इंडिया में हुआ। मैथमेटिकली तो प्रूव हुआ है अभी, और ये सब जानते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन होते हैं और थे, वो लोग मैक्सिमूलर से लेकर के अभी तक जितने भी जो ब्रिटिश को ज़्यादा लाइक करते थे, ब्रिटिश कल्चर को बहुत लाइक करते थे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, दे आर स्टिल अप्रिशिएटिंग द ब्रिटिशर्स because of British, this has happened, this has gone, or they have given this, but they have looted us, they have plundered us, है ना। वो सब भूल जाते हैं कितना यहाँ से लेके इंडिया का जो ग्रोथ होती थी उस समय इकोनॉमी कितना 32% से मोर थी, उसको एकदम 5% 2% पे ला के रख दिया उन्होंने, है ना। तो ये सभी जितने भी प्लंडर्स थे उनको अप्रिशिएट करने वाले हिस्टोरियंस, उनकी तरीके से लिखने वाले हिस्टोरियंस को हम कहते हैं इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस। और किंग शाही हिस्टोरियन जो राजाओं को लाइक करते थे, हैं राजशाही हिस्टोरियन इतिहासज्ञ, वो नंबर 1 पे आते हैं। सेकंड नंबर आता है नेहरू ब्रांड, क्योंकि नेहरू जी भी हमेशा ब्रिटिश कल्चर को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे
और पूरा इंडियन कल्चर को तो वो एकदम दूर से नेग्लेक्ट करते थे और पूरी उसमें कमियां निकालते रहते थे, ये कल्चर, ये कास्ट है। जबकि कास्ट सिस्टम कभी भी, कास्ट में हमारे यहाँ कभी डिवीजन हुआ नहीं, न कभी ऐसा कभी युद्ध या वॉर हुआ, है ना। महाभारत का युद्ध भी भाइयों में हुआ था, कभी कास्ट के बेस पर तो नहीं हुआ था। राम के टाइम पर भी राम ने युद्ध किया सिर्फ रावण से, रावण जो कि ब्राह्मण थे, उनमें कभी कास्ट के रूप में नहीं हुआ, because he kidnapped Sita and because of that he took the revenge from Ravana and he killed Ravana। तो कभी कास्ट वाले जितने भी युद्ध होते हैं, ये सब चीज़ें तो सिर्फ डिवीजन दिखाने के लिए जो फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर इन्वेडर्स लोग आए थे, उन लोगों ने, और जो हिस्टोरियंस हैं जो कि नेहरू ब्रांड हिस्टोरियंस, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं और लेफ्ट पार्टीज को लाइक करते हैं, है ना, मार्क्सिस्ट टाइप की जो थियोलॉजी है उनकी, और जो उनका वो है, आई मीन व्हाट यू कॉल टेंडेंसी टुवर्ड्स मार्क्सिस्ट, ओके, लेनिन एंड अदर्स, ओके। तो जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं और नेहरू ब्रांड हिस्टोरियंस सेकंड कैटेगरी में आते हैं। ये क्या करते हैं, दीज पीपल हैव जस्ट नोट टेकन दैट जितने भी वेस्टर्न एशिया से मुगल्स और ये और ब्रिटिशर्स जो आए, इंडिया को लूटने आए, जो भी अटैक किया वो किया, बड़े अच्छे थे एंड दे वर वेरी नोबल मैन, वेरी नोबल थे, बहुत अच्छे महान थे और इतने अच्छे लीनियंट थे, है ना। उनके अंदर इतनी ज़बरदस्त वो थी, सहनशीलता थी, वेरी रिलीजियसली टॉलरेंट थे। लेकिन ये सब गलत है ना। आप जानते हैं इन्होंने कितना किलिंग किया, इनोसेंट लोगों को मारते थे, कितना मुगल के बारे में तो आप जानते हैं, हिस्ट्री है उसकी, करोड़ लोगों के इकट्ठा कर लेते थे, उनके जनेऊ इकट्ठा करते थे, उनको मार करके, ब्राह्मण्स को मोस्टली मारते थे और उनको इकट्ठा करके जनेऊओं को जलाते थे इकट्ठा करके, कई मनों, 40 मन, इतने मन, पूरा कश्मीर इससे भरा हुआ है ना, पूरी इंडिया में ऐसा होता था। तो किलर्स को, प्लेंडर्स को वो क्या कहते हैं, बड़े लीनियंट और बड़े रिलीजियसली टॉलरेंट पीपल बताते हैं, बड़े रिलीजियस टॉलरेंट थे, है ना, बड़ी नोबल मैन थे और अच्छी तरह उनके अंदर वो थी, बड़े ह्यूमैनिटी ग्राउंड बड़े अच्छे थे, दे वर वेरी टॉलरेंट, रिलीजियसली टॉलरेंट पीपल, बट टोटली डिफरेंट। दिस काइंड ऑफ सिनेरियो जब हिस्टोरियंस लिखते हैं तो आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये डेट अगर आपको वो करनी है, क्योंकि मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ, मोस्टली हिस्टोरिकल इवेंट्स आई एम टेकिंग। तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इनके अंदर डेट का बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, मीन्स डेट अगर फॉल्स हो जाती है तो आप लोग चेक करिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस को पढ़िए। तो थर्ड टाइप के जो हिस्टोरियंस हैं, नेशनलिस्ट historians are pursuing the right thing. They want to see that what is the difference between these people's writings, और उन राइटिंग को समझ के वो समझते हैं हाँ इन्होंने ये डिफरेंस दिखाया जबकि ऐसा था। अभी जैसे सरस्वती रिवर के बारे में वो सब वो दिखाते थे, या फॉल्स से सरस्वती रिवर थी नहीं, जबकि त्रिवेणी अयोध्या वहाँ पर प्रयागराज में मिलती थी, और अभी यमुना गंगा अभी मिलती हैं, लेकिन सरस्वती रिवर का जो सोर्स था वो ख़त्म हो जाता है, ड्राई अप हो गया, इस वजह से सरस्वती रिवर बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसकी जो अवशेष है एक्सिबिशंस करके पूरा मिलता है, कुरुक्षेत्र से निकलती है, उधर जाके राजस्थान से होते हुए, बॉर्डर से होते हुए और हिमालय से निकलती थी, उस सभी उसका अवशेष अभी मिलता है। सरस्वती रिवर का वो नहीं बताते क्योंकि उन्होंने ये सब देखा नहीं, बट नाउ एक्सकवेशंस हैव शोन, जितनी डिस्कवरी की जाती है और खुदाई की जा रही हैं उसमें सभी चीज़ें अवशेष मिल जाते हैं कि ये सरस्वती रिवर कहाँ से निकलती थी और पूरा प्रयागराज में मिलती थी। तो जो वेदास में त्रिवेणी के बारे में बताता है, त्रिवेणी 3 नदियाँ मिलती हैं प्रयागराज में, जहाँ पर कुंभ का मेला होता है, वहाँ पर 3 नदियाँ होती थी, सरस्वती भी थी। तो सरस्वती के बारे में अंग्रेज़ों ने और इन लोगों ने, जितने भी इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन थे, लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियन और जितने भी नेहरू ब्रांड हिस्टोरियंस, उन लोगों ने उसको नेगेटिव दिखाया। प्लेंडर्स को, लूटर्स को, किलर्स को उन्होंने, इनोसेंट लोगों को, कि मारने को उन्होंने बड़ा लीनियंट, इलीजियसली टॉलरेंट पीपल बता दिए, जबकि टेम्पल्स का destruction, lot of destruction of all kinds of cultures or things in India they did, but even then they are considering them as very lenient people, very religiously tolerant people, very noble men. They have shown in the writings of theirs. So उनकी हिस्ट्री मैं कहता हूँ सभी को पढ़िए, but you have to just go through the actual things. Now recently all these things have been discovered, have been excavated, and उन archaeology department की जब आप चीज़ों में जाएंगे, देखेंगे, तो you will find that these things are 100% true, or those people who have written about them totally wrong, not to the mark. Okay, वो उन्होंने जो थ्योरी दिखाई थी, बहुत से जैसे इंग्लिश लोग बताते थे या इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन दिखाया, एरियन इन्वेजन की थ्योरी बना दी गई,
एरियन लोग आए थे, उन्होंने इतना अटैक किया इंडिया के ऊपर, उसके बाद में फिर हम लोग भी आ गए अटैक करने के लिए। तो हमारा कोई गलत थोड़ी है, कोई